हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 24 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल होगा हमारा टमाटो फ्लू के बारे में, दूसरा पुर्सलेन ओलेरिका प्लांट के बारे में, तीसरा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चौथा फॉरएवर केमिकल्स और पांचवा जो हमारा आर्टिकल होगा पैसिफिक ब्लूफिन टूना फिश के बारे में होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल है हमारा टोमेटो फिश के बारे में। इसके बारे में जानते हैं न्यूज में क्या है। अभी देखिए, केरला में और कुछ उड़ीसा में, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब केसेस देखने को मिले हैं बच्चों में जिनकी एज 5 साल से कम है। 5 साल तक के बच्चों में आपके टोमेटो फ्लू के सिम्टम देखने को मिले हैं। वो बच्चे टोमेटो फ्लू वायरस की वजह से बीमार हो गए। ये चिल्ड्रन में ही पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये बात। देखो, ये एक इन्फेक्शन है जो कि जिसका नाम टोमेटो फ्लू है। इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपकी बॉडी पे है ना, कि ये क्या नाम, आपके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब एक तरह से छाले टाइप हो जाते हैं, ठीक है, जो कि काफी पेनफुल होते हैं, ठीक। और आपके धीरे धीरे बड़े हो जाते जाते टमाटर के साइज के हो जाते हैं। और जो आपका जो वायरस होता है, इसका नाम अगर हम देखें तो क्या है, इसका नाम कॉकसैक की वायरस है, जो कि इसका कोड नेम भी A16, कोकसैक की वायरस A16। ये इसकी पिक्चर लगाई गई, ये इसका वायरस का पिक्चर देख सकते हो कि किस टाइप का ये होता है। इस टाइप के आपका ये देखने को मिलेगा, मतलब एक बॉल शेप में, और इसके ऊपर कांटे से देखने को मिलेगा आपको, थॉर्न देखने को मिलेंगे, कांटे टाइप हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, कॉकसैक की वायरस हो गया, ठीक है, कॉकसैक की वायरस A16, ठीक। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एंटेरोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि हमने ये पढ़ा कि जो वायरस है, ये जो इन्फेक्शन है, ये बच्चों में होता है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों में होता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, पूरी बॉडी पे आपके छाले टाइप हो जाते हैं, रेड, जो रेड छाले होते हैं उनका साइज बढ़ता चला जाता है, टमाटो शेप में ये बढ़ते चले जाते हैं और काफी पेनफुल होता है, ठीक है। तो अब ये जो वायरस है, जो कि एंटेरोवायरस फैमिली का है, ये ऐसा नहीं है कि न्यू वायरस आया, नया है। ये काफी पुराना वायरस है, बहुत पुराना वायरस है, जो कि आरएनए वायरस का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपका होस्ट कौन है, इसमें आदमी इसके होस्ट होता है। आदमी की वजह से ये क्या ना फैलता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है ना, आदमी, यानी कि ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट ऑफ द एंटेरोवायरस, ठीक है। ये एडल्ट्स में कम देखने को मिलता है। एडल्ट्स में कम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एडल्ट जो कि आपके 5 साल से उम्र के, या ये कह लीजिए आपके 18 15 16 17 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनको इसलिए अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं, कॉन्टाजियस होता है। कॉन्टाजियस मतलब ये आपको छूने से फैलता है, ठीक है। जो बच्चे एक दूसरे के टच मारने, मान लो किसी बच्चे को ये वायरस है और वो दूसरे बच्चे के टच में आए, तो ये दूसरे बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाएगा। ज़्यादा रिस्क रहता है ट्रांसफर होने का। एक तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम आता रहता है। जैसे कि आपका सर्दी आती है, आपका खांसी जुकाम होने लगे, गर्मी आएगी तो सर्दी गर्मी की शिकायत देखने को मिलेगी, गले में खराश देखने को मिलेगी सर्दी में, ठीक है। इस तरह की चीजें, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है, यानी कि बच्चे जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो किसी बच्चे को हुआ है, तो ये ज्यादा चांस हो जाते हैं कि बाकी बच्चों को वो कॉन्टेक्ट में आएगा ही आएगा और बाकी बच्चों को भी ये हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं जैसा कि आपका चिकनगुनिया के वायरस की वजह से होता है। बुखार आता है, ज़्यादा तेज बुखार आएगा, रैशेस आपकी बॉडी पे लाल लाल आपके दाने देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जॉइंट्स, जो आपके हाथों के जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के, ठीक है, घुटने हो गए, इनमें आपको पेन देखने को मिलता है, फैटिक, थकावट रहती है, नोशिया रहता है, वोमिटिंग, उल्टी होती है, डायरिया, दस्त लगना, डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी होना, और जॉइंट्स क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, और बॉडीज पे आपको एक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हो गए। यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया कि फैटिक होना, नोशिया, ठीक है, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, डिहाइड्रेशन, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, बॉडी एक्स, ये कॉमन आपके इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट यही है कि अपने आप को आइसोलेट करके रखो। जिस बच्चे को ये हुआ है वो बच्चा आइसोलेट है। जैसे कि कोविड वायरस आया था, कोविड वायरस में क्या था कि आपको आइसोलेट रहना था,
ठीक है, आइसोलेट रहने से ही इसका क्या रोकथाम की जा सकती है, इसकी कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहला आइसोलेशन, दूसरा आराम करा जाए, तीसरा आपका जितना ज्यादा पानी पिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि पानी गर्म करके, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन की इसमें शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, इसलिए फ्लूइड जितना ज्यादा आप लोगे उतना ही अच्छा है। और गर्म पानी पीना है, गर्म पानी, और गर्म पानी का आपको स्पॉन्ज, मतलब एक तरह से क्या है ना, आपको जैसे नहाने के लिए वो करते हैं तो स्पॉन्ज बाथ टाइप से लेना, ताकि आपकी जो बॉडी पर रैशेज है उनमें इरिटेशन ना हो, वो छीले ना। ठीक है, तो आप वैसे नहाओगे तो ज्यादा चांस होंगे कि वो छिल जाए, तो इस वजह से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, मतलब इस वायरस से नहीं पर वायरस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट है, इन द ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो एज दैट ट्रांसमिट डेंगू। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीका वायरस की वजह से डिसीज होती है, वो ही ऐसी सेम वही सेम मॉस्किटो आपका करता है जीका वायरस, जो कि आपका डेंगू करता है। ठीक है, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी डिसीज है जो जीका वायरस की है। जीका वायरस आपका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है कि अगर कोई बंदा मतलब सेक्स करता है, कपल सेक्स करते हैं, तो इससे अगर किसी एक आदमी को, तो दूसरे कपल में वो मतलब जिसके साथ सेक्स किया जा रहा है उसमें भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बोला गया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल है या नहीं है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, इसका आंसर देना है। तो आपसे तो इसका आंसर सी है। सी का मतलब बोथ और ए एंड बी, यानी कि वन और टू, यानी कि दोनों ही सही है। अब इसका अगर जस्टिफिकेशन की बात करें आंसर की, क्योंकि देखो जीका वायरस जो है फ्लाई वायरस फैमिली से है, ये एक तरह का फ्लाई वायरस है, जो पहले 1947 में डिस्कवर किया गया था, मंकीज में पाया गया था। और जब पहली बार ह्यूमन में कब देखा गया, 1952 में उगांडा में ये देखा गया। जीका वायरस और डेंगू वायरस दोनों ही एक तरह के सिमिलर है, कहने का मतलब सिम्टम्स इनके सिमिलर होते हैं, और जो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो दोनों का ही सेम है। जैसे कि एडिस इजिप्टी आपका कौन सा है, डेंगू वायरस का होता है। एडिस एल्बोपिक्टस किसका होता है, आपका जीका का होता है। तो इस तरह के ये आपका इस वजह से फैलते हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की के मच्छर के काटने से प्रेगनेंसी होती है, तो बच्चे में भी ट्रांसफर होने का प्रॉब्लम रहता है, मतलब ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, और ये आपका ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, जो मिल्क में, क्योंकि मिल्क में वायरस पहुंच गया तो बच्चे को जब दूध पिलाया जाएगा तो बच्चे में होने के चांसेस ज्यादा रहता है। सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल होता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर दूसरे और एक चीज की बात की जाए किससे भी ट्रांसमिट हो सकता है, अगर ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को, जैसे किसी को ब्लड की कमी है, किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है आपका हॉस्पिटल में, तो उसमें भी ये हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लड में ये है किसी के और दूसरे आदमी को वो ब्लड चढ़ा दिया जाए, इन्फेक्टेड ब्लड जो कि वायरस से इन्फेक्टेड ब्लड है, तो ये आदमी में दूसरे में जिसमें ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें भी आने के चांसेस है। और इससे क्या होता है कि आपका एनसीफेलिटिस जो बीमारी है, वो चांस रहता है प्रेगनेंसी में। क्या एनसीफेलिटिस क्या होता है कि सिर, जो आपका सिर होता है, हेड बहुत पतला हो जाता है, छोटा सा होता है, और बॉडी के कंपेरिजन में मतलब उसमें थोड़ा क्या यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा पोर्सलेन ओलेरिका प्लांट के बारे में। देखिए, ये जो प्लांट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपने अपने आसपास अपनी लोकेलिटी में हर जगह प्लांट ये आपको देखने को मिलता होगा, ये वाला प्लांट। इसको अगर हिंदी में लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोला जाता है लोहड़ी। लोहड़ी, ठीक है। अगर इसका सिंपल नाम की बात करें, लोकल नेम की बात करें, लोहड़ी है। ठीक है, कई कई कुछ स्टेट में, कुछ जगह में लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जा सकता है, पर इसका जो कॉमन नेम है लोहड़ी होता है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें, अगर इसे कॉमनली बोला जाए इंग्लिश में पोर्सलेन ही हम इसको बोलते हैं, पोर्सलेन प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टडी कंडक्ट हुई, स्टडी कंडक्ट करने के बाद ये पता लगाया गया कि जो ये आपका प्लांट है, इससे एक चीज इन्फर होती है, एक चीज का आइडिया मिलता है कि कैसे हम ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप को वर्ल्ड में मतलब पैदा कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इससे हम एनालिसिस करेंगे और कैसे ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप को पैदा किया जा सकता है, तो वो चीज हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी क्या नाम मैकेनिज्म बनाई कि जिसमें दो मेटाबॉलिक पाथवेज उन्होंने प्रोड्यूस किए, जिससे कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाए, जिसके थ्रू कि आप जो वीड है, ये ड्राउट प्रोन एरिया में भी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सूखा है, पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे पैदा हो जाती है, और वहाँ की जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, उसको ये विद स्टैंड कर लेती है। तो इससे हमें
ये पता लगता है कि अगर जो इस ये इन्होंने इजाद किए इस प्रोसेस से, इससे पता लगता है अगर ये पौधा ऐसी सिचुएशन में पनप सकता है तो हम दूसरी फसल को, जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम बाकी फसलों को भी ये जो मैकेनिज़्म है उन पे अप्लाई करके उनको भी हम ड्राउट प्रोन प्लांट या ड्राउट प्रोन क्रॉप बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव प्रूव हो सकता है। तो ये इस चीज़ में बोला गया है। तो ये पिक्चर आई होप आपने देखी होगी, अपने आस-पास पौधा देखा ही होगा इस टाइप का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा-सा और जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा कि ये एक तरह से इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन बोला है कि मतलब ऐसा एडेप्टेशन कर लेता है ये एनवायरनमेंट का, कल्चर का, जो एक तरह से इवोल्यूशनरी प्रूव हो रहा है। यानी कि अब देखो ना, मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया और उस मैकेनिज्म जो दो मेटाबॉलिक पाथवेज यानी दो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मिला के एक ऐसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाया ये यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, जिससे कि हम हाईली प्रोडक्टिव और ड्राउट टॉलरेंट, यानी कि हाईली प्रोडक्टिव जो हमें बहुत फायदा पहुंचाए, ड्राउट टॉलरेंट जिसमें पानी की कमी को भी सहने की शक्ति हो, तो ऐसी हम फसल को बना सकते हैं। ठीक है, अपनी जो फसलें जैसे कि आपकी गेहूं की है और गन्ने की फसल है और आपका चावल की फसल है, इनमें पानी चाहिए, तो हम इन फसलों को थोड़ी सी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप भी बना सकते हैं। इसके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि पेरिनिलियल होता है टॉपिक्स में, जो टॉपिक्स एरियाज होते हैं आपका टॉपिकल रीजन में होता है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम थोड़े टॉपिकल एरियाज में रहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। तो पेरिनियल यानी 12 महीने आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सर्दी ज़्यादा हो रही है तो क्या नाम पानी है, मॉइस्चर है तो उसमें क्या डेस्ट्रॉय हो जाए, गर्मी है तो वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है तो यह वहाँ पे डेस्ट्रॉय, नहीं नहीं, ये पेरिनियल है क्योंकि विदाउट टोलरेंट है। ठीक है, दूसरा ये ग्लैब्रस होता है। ग्लैब्रस मतलब हेयर फ्री होता है, इसके ऊपर हेयर नहीं होते। ठीक है, फ्लैशी होता है, यानी कि इसमें गुदगुदापन यानी कि थोड़ा सा फ्लैश ज्यादा होता है, मोटापा ज्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, पल्प की मात्रा ज्यादा होती है, और इसके अगर कलर की बात करें तो पर्पल और रेडिश, ये दो कलर ग्रीन में मिलता है, ग्रीन तो है ही, और थोड़ा सा इस पे फूल टाइप के जो फूल जो लगते हैं पर्पल रेड टाइप के लगते हैं। ठीक है, और ये टैप रूट टाइप का होता है, ये टैप रूट से अराइज होता है। अगर टैप रूट की यहाँ पे बात करें तो देखो ये वाला है टैप रूट। टैप रूट वो पौधे होते हैं जिनमें जो है इनकी जड़ जो है नीचे को बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है ना कि जो टैप रूट वाले होते हैं, टैप रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दस रीचेज डीप इनटू द सोइल, कि जो आपके टैप रूट वाले पौधे होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ते हैं और सोइल के अंदर घुसते हुए चले जाते हैं, जबकि दूसरे जो आपके फाइबरस रूट्स होते हैं वो फैलते चले जाते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। जैसे कि आपकी कई सारी फसलें जैसे गेहूं की फसल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गाजर की बात कर रहे हैं हम, या सलजम की बात कर रहे हैं, या मूली की बात कर रहे हैं, तो कहाँ है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो टैप रूट आपके पौधे होते हैं, तो ये टैप रूट टाइप का होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेट रीजन में भी देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी देखने को मिलेगा, और जो हायर लैटिट्यूड्स के रीजन है उनमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके हैबिटेट की बात करें, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, गार्डन्स में, खाली फील्ड्स में, वाइन यार्ड्स में, लॉन्स में, हर जगह मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 12 महीने रहता है तो 12 मासी से बोल सकते हैं, यानी कि पेरिनियल है ये। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट किसे करता है, देखो अफेक्ट ये करता है जहाँ पे पैदा होगा, मान लीजिए एक तरह का खरपतवार होती है, देसी लैंग्वेज में बोले खरपतवार। ठीक है, एक तरह का खरपतवार है, यानी कि अनवांटेड क्रॉप है, अनवांटेड पौधे है ये। ठीक है, वीड है ये। ठीक, वीड है ये। जी, ये अनवांटेड क्रॉप होगी। ठीक है, तो अब जहाँ पे पैदा होगा, मान लीजिए हमने गेहूं बोया, गेहूं में हमने यूरिया डाला। अब जब यूरिया डालोगे तो यूरिया कुछ तो आपका गेहूं को जाएगा, या जिस फसल में भी आप डालो कुछ तो यूरिया आपका वहां पर कंज्यूम होगा, कुछ यूरिया ये ले लेगा, यानी कि यूरिया के अंदर क्या है, न्यूट्रेंट है, यानी कि आपकी नाइट्रोजन, क्योंकि हम नाइट्रोजन तो देना चाह रहे हैं गेहूं की फसल को, मगर जो हमने 200 ग्राम और गेहूं की फसल को देना चाह रहे हैं तो 200 ग्राम गेहूं की फसल को न जाकर कुछ ग्राम इसे चला जाएगा। तो ये क्या है, आपका एक तरह से compete फॉर द रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं फसल को पैदा करने के लिए, या आपका जो फर्टिलाइजर हो या कुछ भी हो, जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं धरती में, कुछ न्यूट्रेंट को तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा ना। तो एक तरह से कंपटीशन हो गया दो फसलों के बीच, एक तो फसल वो जो आप बो रहे हो, जैसे गेहूं हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, या पीस हुए, कुछ भी हो, गन्ने की फसल हुई, चावल हुए, दूसरी फसल आपकी इसकी होगी। तो इस तरह से क्या है कि ये हानिकारक होता है एक तरह से, ये हर्बासियस स्पीसीज है। ठीक है,
अब दूसरी चीज कि आपका ये जो कौन कौन सी क्रॉप को इफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्टेड क्रॉप क्या है? एस्पैरागस है, रेड बीट्स है, सिलेरी है, क्रूसीफर्स है, कॉटन है, मेज है, अनियंस है, और भी कई सारी सोयाबीन, राइस, शुगर केन, टोमेटोज, व्हीट, पोटैटो, ये सब जो फसलें हैं, जो सब क्रॉप्स है, इनको क्या है वो करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल, हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर ये कितना फायदेमंद है। फायदेमंद ये देखो ऐसा है, इसकी काफी महत्ता भी है, इंपॉर्टेंस भी है। इसमें 9 कैलोरी के लगभग आपकी एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट 1.5 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है। फैट 0.2 ग्राम होता है, 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि एक कप में 43 ग्राम आपकी ये सब न्यूट्रेंट मिलेंगे। तो अगर इसके फायदे की बात करें तो लो कैलोरी होता है, लो सोडियम होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, फैट फ्री होता है, और विटामिन सी का एक भरपूर मात्रा इसमें देखने को मिलेगी, और विटामिन ए भी इसमें देखने को मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। फसल के लिए नुकसानदायक है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है जो कि फसल को देने हैं, मगर ये वैसे अगर देखा जाए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका हम यूज भी कर सकते हैं खाने में भी और कई सारी चीजों में। तो ये काफी फायदेमंद है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। अभी हुआ क्या है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने अभी क्या है फिगर्स रिलीज किए, किसके बारे में? जीएसडीपी के बारे में। जो आप जीएसडीपी के आपके फिगर्स है उनको रिलीज किया। उसमें क्या देखने को मिला? उसमें देखने को मिला जो 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो इकोनॉमी है, वो जो पहले प्री कोविड यानी कि 2020 से पहले थी, उसको एक्सीड कर गई। यानी कि 2020 से पहले, यानी कि जो 19-20 का जो दौर था, या 19-20 का जो ईयर था, या 20-21 का ईयर आप कह लीजिए, उस टाइम पे जो आपकी इकोनॉमीज थी 19 स्टेट की, वो उससे ज्यादा एक्सीड कर गई, यानी कि आगे पहुंच गई, यानी कि बढ़ गई है। तो जिसमें 7 स्टेट्स की क्या है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है 21-22 में। 21-22 के आंकड़े यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 22-23 अभी तो 22-23 चल रहा है ना। तो हम 22-23 के तो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि 22-23 जब कंप्लीट होगा तो 23-24 में आएंगे 22-23 के। तो अभी हमारे 21-22, सॉरी 22-23 चल रहा है, तो हमारे 21-22 के अभी रिलीज हुआ है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है? लगभग 13 स्टेट, 11 प्लस इंक्लूडिंग गुजरात प्लस महाराष्ट्र, तो टोटल 13 स्टेट के जो 2021 और 22 के आंकड़े हैं वो रिलीज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ये सब जो है आपका, यूपी हो गया, ये सब जो आंकड़े आप देख रहे हो, ब्लू वाला आपका 21-22 के हैं, ब्लू वाले बढ़ रहे हैं ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बढ़े हुए आंकड़े, यानी कि जो प्री कोविड वाला वो था 19-20 का, देखिए 19-20 में कम थे, ठीक है। यहाँ रेड वाले आपको कम देखने को मिलेंगे, 20-21 में थोड़े से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। तो 20-21 में बहुत कम मिलेगा देखने को, और आपका 21-22 का जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी साइज की बात करें, जो हमारे 19 स्टेट के जो ये आए हैं, अगर हम बात करें कि भाई 20-21 की, क्योंकि कोविड के टाइम में तो ये क्या है बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, कॉन्टेक्ट कर गए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो कोविड था, सब कुछ बंद था, कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, कोई सर्विसेज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे। तो कहाँ से ये जो है इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो कौन कौन से स्टेट से? आंध्र प्रदेश था, राजस्थान था, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड एंड पुडुचेरी, ये सब स्टेट से। इसमें 19 आपके स्टेट एंड प्लस यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इसमें कुछ टेरिटरीज है और बाकी सब स्टेट्स हैं। तो ये वो स्टेट्स है। हालांकि नहीं पूछा जाएगा कि कितने स्टेट का, कौन कौन से स्टेट का वो है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस आपको हल्का सा पढ़ लिया, आइडिया होना चाहिए। अब इकोनॉमीज ने बाउंस बाउंस बैक किया, यानी कि दोबारा से रिबाउंड कर रही है, उभर के आई है। 21-22 के आंकड़ों में क्या देखने को मिला कि जो पहले 19-20 के आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी, उससे कहीं ज्यादा एक्सीड कर गई, क्योंकि कोरोना टाइम में तो सब कुछ डाउन चला गया था। अगर यहाँ पर केरला और यूपी की बात करें, केवल एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है जीडीपी जो है बिलो है प्री कोविड से, यानी कि कोविड से पहले जो आपकी इकोनॉमी थी उससे ज्यादा अभी बढ़नी चाहिए थी, मगर वो बढ़ी नहीं है। यूपी और केरला की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिले, कितनी? 11.43%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 11.43% आंध्र प्रदेश की देखने को मिलेगी, ठीक है।
अब पुडुचेरी की बात हम करते हैं। पुडुचेरी में क्या है कि लोवेस्ट आपका देखने को मिला, 3.31% की ग्रोथ देखने को मिली, सबसे कम पुडुचेरी में। ठीक है। और अगर आप आंध्र प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, उन्होंने डबल डिजिट में ग्रोथ को रजिस्टर किया है, 21-22 की जो अभी रिलीज हुआ है। ठीक है। पाँच, 5+1 टोटल 6 हो गए ना। तो यहाँ पे देखो, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली आपकी यूटी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका डबल डिजिट में सब आपका रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक। तो ये आपका हो गया। ठीक है। अगर आप बात करें कि जो जंप देखने को मिला किस वजह से देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हो कि 2014-15 में ये आपका बेस इफेक्ट हुआ, यानी कि आपका बेस चेंज कर दिया गया था, बेस ईयर चेंज किया गया था। तो उस वजह से ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है। 21-22 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की गई थी उसके हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही आपको देखने को मिली। इंडिया की ग्रोथ कितनी देखने को मिली? 8.7%। जो कि 2021 में यानी कोरोना के टाइम में कितनी पहुंच गई थी? 6.6% ये देखने को मिली थी। अब बात आ रही है कि जीएसडीपी पे, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी है कि किसी भी स्टेट के अंदर, मान लीजिए आपका ये क्या नाम, ये बिहार स्टेट है। ठीक है। बिहार स्टेट का मैप कुछ आपको इस तरह से देखने को मिला, थोड़ा गलत बन गया। बिहार स्टेट का मैप आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे है। तो अब बिहार स्टेट की जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, गुड्स जो भी प्रोड्यूस की जा रहा है, उनका टोटल सम, टोटल वॉल्यूम की हम बात करें कि टोटल वॉल्यूम जितना प्रोड्यूस किया गया, टोटल सम, वो आपका क्या होता है, किस एक पर्टिकुलर एक ईयर में, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी बात करें, एक ईयर में जितना प्रोड्यूस किया गया, सम टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज। जो फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज की बात हो रही है, रा की बात नहीं हो रही है, कि जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं हमारे बेचने के लिए तैयार होते हैं, उनका सबका टोटल कर लो, उसे बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, जीएसडीपी हम क्यों मेजर करते हैं? इसलिए मेजर करते हैं, ये एक इंडिकेटर होता है कि जो मेजर करता है, बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी स्टेट की कितनी हुई है। ठीक है। ये भी बताता है कि किसी स्टेट में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, कितने लेवल तक हुआ है, ताकि हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर सके। अगर बात करें कि जीएसडीपी की, यानी कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 3 लेवल पर क्लासिफाई किया गया, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से कभी किसी और आर्टिकल में चर्चा करेंगे। फिलहाल यही बात कीजिए, जो आपका जीडीपी होता है, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया जाता है। इसे कंपाइल कौन करता है? जो नेशनल अकाउंट डिवीजन है हमारी, किसकी? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला आर्टिकल है हमारा फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। फॉरएवर केमिकल्स में देखा भी क्या है कि एक स्टडी पब्लिश की गई, उसमें क्या बताया गया? किसने पब्लिश की स्टडी? एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टडी पब्लिश की। उसने ये बताया कि रेन वाटर में आपका ये जो आपका पीएफए जो होता है, पीएफए की फुल फॉर्म क्या? पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, ये इनका कॉन्टेमिनेशन देखने को मिलता है। अब जैसे रेन वाटर होता है, हम ये बोलते हैं कि रेन वाटर, जब आपकी बरसात होती है, तो पहली जो बरसात होगी, मान लो शुरू के 1 घंटे की बरसात, तो वो गंदी होती है, गंदा पानी होता है, क्योंकि उसमें जो गैसेज होती है मिक्स होकर आती है, यानी कि आपकी रेन एसिड जिसे बोलते हैं, एसिड रेन, सॉरी, एसिड रेन होती है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होकर आते हैं, ऐसे हार्मफुल मेटल्स मिक्स हो आते हैं। मगर जो उसके बाद की बारिश होती है वो क्लीन वाटर होता है, उसे हम पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मगर इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बात गलत प्रूव हो जाती है, कि जब ये आपकी टोटल प्रेजेंस रहती है, आपके 12 महीने प्रेजेंस रहेगी, और उनमें मिक्स रहेंगे, रेन वाटर में मिक्स रहेंगे, तो आप कैसे पी सकते हो? तो कैंसर क्रिएट कर देंगे। इनको आपका क्या बोला जाता है? फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है। पीएफएस को फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एटमॉस्फेयर में देखने को मिले, रेन वाटर में देखने को मिले, सोइल में देखने को मिलेंगे। ये बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे ही बने रहते हैं। और ये किस किस जगह से आते हैं? ये आपका देखो, फोटोग्राफी जो आपकी स्लाइड होती है उससे आते हैं, यानी पिक्चर होती है उससे आते हैं। ठीक है। आपकी जो आपके फायर फाइटिंग फोम्स होते हैं उसमें होते हैं, जो फोम्स होते हैं ना, आपका सिलेंडर्स होता है उसके अंदर जो फोम निकलता है उसमें आता है। ठीक है। आपका
प्रोडक्ट जो भी होते हैं, जैसे आपकी और कई सारे होते हैं जो स्टेन को मिटाते हैं, यानी कि धब्बों को मिटाते हैं, उसमें आपका कॉस्मेटिक्स में जो लड़के लड़कियां आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं अच्छा दिखने के लिए, उसमें ये बहुत सारे मिले रहते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में मिले रहते हैं। फास्ट फूड पैकेजिंग में ये मिले हुए रहते हैं। ठीक है, देखो हम कितना फास्ट फूड खाते हैं, ये कितना खतरनाक है। और जो भी आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, जैसे कि आपका फ्राई पैन हो गया, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, आप फाइटिंग इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, और फास्ट फूड हो गया आपका। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, इसमें क्योंकि जितने भी आपके प्लास्टिक के हो गए, आपका रेन कोट हो गया, इसमें सारी चीजों में ये आपका मिक्सअप रहता है, पेस्टिसाइड्स में रहता है, शैम्पू में रहते हैं, पेंट्स में ये मिले हुए रहते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए इसके पीएफएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिसर्च की बात करें, जो यूएस का सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने बताया ये मैन मेड केमिकल्स है। ठीक है, ये क्या बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपके नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप बनाते हो ना फ्राई पैन में, आप ऐसी चीजें बनाते हो कि जैसे कि आपने ऑमलेट बनाई, तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हो उसके लिए। वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग के लिए, जैसे कि आपका रेन कोट हो गया, जिससे अगर पानी में ना भीगे, या आपका बेड शीट होती है, जो आपकी टेबल शीट होती है, टेबल क्लॉथ होता है, टेबल पे बिछाते हैं, जिसमें पानी गिर जाए, कुछ सब्जी गिर जाए, कोई चीज गिर जाए, उसे चिपकती नहीं है, उसमें ये होता है पीएफए। वाटर स्टेन रेजिस्टेंस फैब्रिक्स में होता है, जिस पर आपका कोई धब्बा नहीं लगता। मतलब उसी तरह का, जैसे कि आपकी चादर बिछी हुई है, शीट बेड शीट होती है, जिन पर आपका पानी गिर जाए, सब्जी गिर जाए, कोई भी धब्बा हो, वो आपका उस पर स्टिक नहीं होता, तो स्टेन रेजिस्टेंस फैब्रिक में यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, फायर फाइटिंग फॉर्म्स में ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए इन्हें यूज किया जाता है कि उन पे ग्रीस का, वाटर का, ऑयल का क्या नाम, चिपकते नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, चिपकते नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है पैसिफिक ब्लूफिन टूना के बारे में। पैसिफिक ब्लूफिन टूना देखिए, एक तरह से जो ये यूएस के, जापान, कोरिया, ताइवान ने सब ने मिलकर स्टडी कंडक्ट की, उसमें ये पाया, मैक्सिको भी इसमें था, उसमें ये पाया कि जो पिछले कई सालों में, कई दशकों में आपका ओवर फिशिंग की वजह से जो आपकी ब्लूफिन टूना है, इसकी आबादी, इसका टोटल वेट, टोटल बायोमास कम हो गया था। उसने पिछले कई सालों में इसने ऐसे मेजर्स लिए, इन देशों ने, ऐसे कंट्रीज ने, यूएस ने, जापान ने, कोरिया ने, ताइवान ने, मैक्सिको ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, जिसकी वजह से इनकी ओवर फिशिंग पर थोड़ी लगाम लगाई गई। ओवर फिशिंग का मतलब है कि आप ज्यादा फिशिंग करो, ज्यादा फिशिंग करोगे तो क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन डाउन हो जाएगी। और बायोमास की अगर हम बात करें, तो बायोमास का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पौंड है, या समुंदर का कोई हिस्सा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का, 5 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसके अंदर मान लीजिए आपकी 50 फीसदी, तो 50 फीसदी, अब 50 फीस कुछ ना कुछ खाएंगी भी, तो उनका हेल्थ बढ़ेगी, मोटी होंगी भी। ठीक है, कुछ ऐसी भी होगी मरेंगी भी, कुछ ऐसी होंगी जो बच्चे पैदा करेंगी, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। टोटल वेट जितना बढ़ेगा, देखो मान लीजिए आपकी 50 थी, ठीक है, 50 में से आपकी मान लीजिए 5 मर गई, ठीक है, प्लस आपका क्या हुआ, और मान लीजिए 10 बच्चे पैदा हो गए, तो 50, 10, 60 - 5, यानी कितने, 55। अब ये 55 हो गई, ये 50 थी, 55 हो गई। अब 55 होगी, पहले 50 थी, अब 55 होगी, तो वेट बढ़ गया, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने वेट बढ़ा, और जो पहले से ही मौजूद थी, उन्होंने कुछ खाया पिया होगा, उनकी हेल्थ और बड़ी होगी, मोटी हुई होगी, वो थोड़ी सी हेल्दी हुई होगी। तो ओवरऑल बायोमास से मतलब है टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट आपका कितना बढ़ गया, तो बायोमास यहाँ पे, तो बायोमास ऑफ द पैसिफिक ब्लूफिन टूना हैज इंक्रीज, के बायोमास इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब जो यहाँ पे आपके वो चलाए गए थे ये इनिशिएटिव, तो उसका काफी फायदा देखने को मिला है, तो बायोमास बढ़ा है। तो ये बोला गया कि अभी तक का रिकॉर्ड हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट बायोमास रिकॉर्ड देखने को मिला है। कहने का मतलब पहले भी एक आपका हाईएस्ट देखने को मिला होगा, मगर ये सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि पहले जो हाईएस्ट है उससे थोड़ा सा कम है, मगर हाईएस्ट है, इसका मतलब काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। पैसिफिक ब्लूफिन टूना का साइंटिफिक नेम है थोनस ओरिएंटालिस है इसका नाम। ठीक है, ये प्रीडेटरी होती है, यानी कि मछलियों को खाती है, और कई सारे वीड्स को खाती है। ठीक है, ज्यादातर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, नॉर्दर्न पैसिफिक अटलांटिक में आपको, वो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी, जो आपका पैसिफिक का हिस्सा, मान लीजिए ये, और ये इधर का आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया,
और ये नीचे आपका साउथ अमेरिका हो गया। इधर आपका क्या हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर आपका जापान हो गया, नीचे आपका ये आपका इंडोनेशिया होगा। कहने का मतलब ये आपका ये जो हिस्सा हो गया, ये आपका ईस्ट एशियन कंट्री का हिस्सा हो गया। ये आपका वेस्टर्न आपका हिस्सा हो गया किसका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का। यानी कि अमेरिका का जो वेस्टर्न अमेरिका है उसके बीच में ये आपका नॉर्थ पैसिफिक हो गया, पैसिफिक, और ये आपका साउथ पैसिफिक हो गया। ठीक है, पूरा मैंने पैसिफिक ओशन बनाया। तो ये नॉर्थ पैसिफिक में घूमती फिरती रहती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी नॉर्थ पैसिफिक में मिलेगी, साउथ पैसिफिक पैसिफिक में भी माइग्रेट करती है, मगर कम देखने को मिलती है इनकी पॉपुलेशन साउथ पैसिफिक में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि माइग्रेटरी है, माइग्रेटरी नेचर होता है, तो साउथ पैसिफिक में भी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। पैसिफिक ब्लूफिन कॉमर्शियली, ये क्या है ना, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होती है, सेलिंग होती है, खाई भी जाती है। ठीक है, अगर इसकी उसकी बात करें प्रोटेक्शन की, तो इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, तो कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ पैसिफिक में पाई जाती है, यानी कि ईस्ट एशियन कोस्ट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये आपकी घूमती हुई मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि जो आपका नॉर्थ यानी कि ईस्ट एशियन कोस्ट है, कौन कौन से हो गए, फिलिपाइन का कोस्ट हो गया, जैसे कि होन्शु, ओकिनावा, ताइवान, यहाँ पे जापान सी में ये देखने को मिल जाएगी आपको। ये तो आपका हो गया आपका ईस्ट एशियन कोस्ट। ठीक है, और साउथ एशियन मैंने आपको बता ही दिया है, जो साउथ कोस्ट है, ओ सॉरी साउथ कोस्ट नहीं, यानी वेस्टर्न कोस्ट है अमेरिका को, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पिलाजिक स्पीसीज है जो कि टेम्परेट ओशन में रहना पसंद करती है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, तो वहां पे रहना पसंद करेगी। कैसे पिलाजिक फिश कौन सी होती है, ये दो टाइप की होती है, एक तो कोस्टल होती है, एक ओशियानिक होती है, जो कि डीप वाटर में रहना पसंद करती है। जो कोस्टल पिलाजिक आपकी फिश होती है वो क्या करती है, सनलिट वाटर, यानी कि जिसमें सन की लाइट पहुंच जाती है, लगभग आपका 200 मीटर की गहराई तक का पानी में आपकी वो पहुंच जाती है सनलाइट, तो वहां पे रहना पसंद करती है। जो ओशियनिक पेलाजिक फिश होती है वो क्या करती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहना पसंद करती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये देखिए आपकी, ये वाला हिस्सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लूप आ जाता है, यहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल क्या आ जाएगा, आपका प्लेन आ जाएगा, नीचे क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे बात करें रो रेंज की, के टॉपिक से आपका कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलेगी, टॉपिक और कोस्टल रीजन में देखने को मिलती है। अब ब्लूफिन बायोमास की मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी क्या होती है। ये एक तरह का पैरामीटर है जो कि आपका स्टॉक, ब्लूफिन स्टॉक जो आपकी फिश होती है उसके स्टॉक को मेजर करता है। ठीक है, ये इनका पहला टारगेट जो था आपका, या ये कहिए यहाँ पे, ये 2022 के एंड तक का जो हमने टारगेट रखा था उससे भी कहीं ज़्यादा इसका स्टॉक इंक्रीज हो गया, यानी कि हमने उसको भी अचीव कर लिया, और जो 2024 का टारगेट पहले सेट किया गया था उसको भी हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है। बायोमास क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो टोटल वेट ऑफ स्टॉक या बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द फिश, ये है। बस आप इसे याद रखिए, टोटल वेट ऑफ द स्टॉक, कि स्टॉक का अगर टोटल वेट बढ़ता है यानी कि बायोमास बढ़ रहा है। बायोमास श्रंक हो गया था, कब श्रंक हुआ था, जो 1990s में और 2000s में ये आपका काफी बायोमास श्रंक हो गया। ये आपका स्लीवर, स्लीवर मतलब बहुत छोटा पीस, किसी भी चीज का बहुत छोटा पीस, उसका यानी कि किसी भी छोटे लेवल तक श्रंक हो जाना। किसकी वजह से श्रंक हुआ था, कि ओवर फिशिंग होने लगी थी इसकी उस टाइम पे, 1999, 1995, 1990, 92, 93 के टाइम पे, या 2001, 2, 3, 4, 5 के टाइम पे ओवर फिशिंग इसकी बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए इसका बायोमास श्रंक हो गया। ठीक है, ये लार्जेस्ट टूना फिश होती है, जो ब्लू फिश टूना फिश होती है, लार्जेस्ट टूना फिश होती है। इसकी लगभग जो जिंदगी होती है आपकी, लगभग ये 40 साल तक जी लेती है। ठीक है, ये माइग्रेट करती है पूरे ओशन में, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी। और इनकी आंखें बड़ी तेज होती है, जो इनकी साइट होती है, विजन होती है, बहुत शार्प होती है, अपनी विजन का ही सहारा लेके क्या नाम का ये आपका शिकार करती है छोटी फिश का। ठीक है, जो ब्लू फिन्स है आपकी कितने टाइप की होती है, तीन स्पीसी, अटलांटिक में मिलेगी, पैसिफिक में मिलेगी और सदर्न पैसिफिक में मिलेगी, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।